So this is the first question which we have to discuss. So question is, a body of mass m is kept on a rough horizontal surface, friction coefficient mu. So let's say this is a body, इसका mass m है, is kept on a rough horizontal surface, friction coefficient is mu. ठीक है, friction coefficient is mu. A person is trying to pull the body by applying a horizontal force, but the body is not moving. ठीक है, so he is applying a horizontal force, but the body is not moving. तो कोई एक force लगा रहे हैं F dash, है ना? But the body is not moving. The force by the surface on A is F. तो surface जो A पे लगा रहा है ना, that is F. तो मान लो ये बॉडी A है, इसका एक वेट mg होगा, बिकॉज एक हॉरिजॉन्टल फोर्स इधर लग रहा है, तो फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा Fs, विच इज ग्रेटर एंड इक्वल टू म्यू इनटू n. और ये हॉरिजॉन्टल फोर्स इस डायरेक्शन में है. अब ये नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे n इस डायरेक्शन में होगा, और द रिजल्टेंट, ठीक है, तो रिजल्टेंट फोर्स विच द ग्राउंड इज अप्लाइंग. अब देखो इस पे दो फोर्स, ग्राउंड दो फोर्स लगा रहे हैं, फ्रिक्शन लगा रहा है, एक नॉर्मल रिएक्शन लगा रहा है, इन दोनों का जो रिजल्टेंट होगा दैट इज F. सो ये देखो लिखा हुआ है कि द फोर्स बाय द सरफेस ऑन ए, तो सरफेस ए पे क्या लगा रहा है, ये फोर्स F लगा रहा है. ठीक है, अब हम लोगों को इस F का वैल्यू निकालना है. तो F इज व्हाट, अगर अब देखो ये इस पे डिपेंड करेगा, ये अप्लाइड फोर्स पे, कि Fs का वैल्यू क्या होगा. तो बेसिकली सो फ्रिक्शन फोर्स लाइज बिटवीन 0 एंड म्यू एन. म्यू एन मैक्सिमम वैल्यू होता है और 0 इसका मिनिमम वैल्यू होता है. तो मतलब जब फ्रिक्शन फोर्स जब 0 होगा तो F का वैल्यू mg होगा, और जब फ्रिक्शन फोर्स म्यू एन होगा, सो व्हेन Fs इज इक्वल टू 0, तो उस केस में F इज इक्वल टू, है ना, फोर्स क्या है, n के बराबर है, विच इज इक्वल टू mg. ठीक, और व्हेन Fs इज इक्वल टू म्यू इंटू n, तो उस केस में जो फोर्स है, नेट फोर्स है, दैट इज इक्वल टू रूट अंडर Fs स्क्वायर प्लस n स्क्वायर. ये दोनों परपेंडिकुलर फोर्सेस हैं, तो रूट अंडर Fs स्क्वायर प्लस n स्क्वायर ये हो जाएगा. सो दिस इज म्यू एन का होल स्क्वायर प्लस n स्क्वायर का रूट अंडर, n बाहर ले लो तो रूट अंडर म्यू स्क्वायर प्लस 1. तो इसका मतलब क्या हो गया, और n का वैल्यू क्या है, mg है, तो दिस इज इक्वल टू mg रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर. ये मैक्सिमम वैल्यू हुआ f का, ये मिनिमम वैल्यू हो गया f का. तो दैट मीन्स mg इज लेस एंड इक्वल टू, f इज लेस एंड इक्वल टू mg रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर. तो ये ऑप्शन सी हो गया. क्लियर है बच्चों? क्लियर है? जिसका डाउट था उसको क्लियर हो गया, समझ में आ गया? सर एक बार फिर से बता दीजिए ना. देखो ये जो है, जो फ्रिक्शन फोर्स है, वो तो इस पे डिपेंड करेगा ना कि हम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना लगा रहे हैं. मान लो हम हॉरिजॉन्टल फोर्स एकदम 0 लगा रहे हैं, तो उस समय फ्रिक्शन भी 0 होगा. फ्रिक्शन तो रिएक्शन फोर्स होता है, जितना फोर्स लगाएंगे, मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है सेल्फ एडजस्टिंग फोर्स है. इसका वैल्यू इस पे डिपेंड करता है कि हम ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कितना फोर्स लगा रहे हैं. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर हम लोग 0 फोर्स लगाते हैं, उस समय फ्रिक्शन भी 0 होता है. फ्रिक्शन जब 0 हो जाएगा तो उस केस में तुमको दो ही केस होगा, एक mg नीचे लग रहा है, नॉर्मल रिएक्शन n हो रहा है, तो तुमसे पूछ रहा है कि ग्राउंड जो है इस बॉडी पे कितना फोर्स लगा रहा है.
तो ग्राउंड मान लो F फोर्स लगा रहा है, क्वेश्चन में बोल रखा है कि ग्राउंड जो है F फोर्स लगा रहा है, तो F किसके बराबर हो जाएगा? N के बराबर, क्योंकि ग्राउंड यहाँ पे एक ही फोर्स लगा रहा है N, तो F और N इक्वल हो गया. सो F इज इक्वल टू N इज द फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक. तो वो किसके बराबर है? mg के बराबर. जब ये मैक्सिमम फ्रिक्शन लग रहा होगा, जैसे इस केस में है, तो जब ये एकदम अबाउट टू मूव है, एफ डैश का वैल्यू ऐसा है कि ये इट इज अबाउट टू मूव, तो उस समय इसका जो स्टैटिक फ्रिक्शन होगा वो लिमिटिंग फ्रिक्शन के बराबर हो जाएगा, जिसका की वैल्यू म्यू इंटू एन के बराबर होता है. म्यू इंटू एन का मतलब म्यू इंटू एम जी के बराबर होता है. ठीक. और एक mg नीचे के तरफ है, ये फ्रिक्शन फोर्स इधर हो गया, नॉर्मल रिएक्शन n हो गया. अब जो रिजल्टेंट होगा n का और फ्रिक्शन फोर्स का, तो वो रिजल्टेंट जो होगा वो f होगा. बेसिकली फोर्स अप्लाइड बाय द ग्राउंड ऑन द ब्लॉक इज द रिजल्टेंट ऑफ फोर्स n एंड फोर्स म्यू n, मतलब जो फ्रिक्शन. तो n और म्यू n का रिजल्टेंट अगर दोनों म्यूचुअली परपेंडिकुलर है तो रूट अंडर फ्रिक्शन स्क्वायर प्लस n स्क्वायर होता है. फ्रिक्शन की जगह म्यू n पुट कर लेंगे, उसको सॉल्व कर. क्लियर है? यस सर. 10th क्वेश्चन था, a body of mass m is applying a force to slide a box of mass m dash. A boy of mass m, देखो एक ब्लॉक है और यहाँ पे एक आदमी खड़ा है जो कि इसको पुश कर रहा है. ठीक है. सो इस आदमी का, बॉय का मास m है, ब्लॉक का मास m डैश है. ठीक है. So a boy of mass m is applying a horizontal force to slide a box of mass m dash on a rough horizontal surface. The coefficient of friction between the shoes of the boy and the floor is mu. यहाँ पे friction mu है, and that between the box and the floor is mu dash. This is mu dash. In which of the following case it is certainly not possible to slide the box? ठीक है. So ठीक है, हम लोग को ये निकालना है कि किस कंडीशन में ये स्लाइड नहीं करेगा. स्लाइड नहीं करेगा तो उसका समझो यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है, ये जो पुश करेगा, ये फ्रिक्शन फोर्स इस पे कितना लगेगा? म्यू डैश एम जी के बराबर, एम डैश जी के बराबर. ये एम डैश जी नीचे है, ये एन डैश हो गया, यहाँ एम जी नीचे हो गया, यहाँ एन हो गया. यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ इज इक्वल टू म्यू इंटू एम जी है, और यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स है एफ डैश इज इक्वल टू म्यू डैश एम डैश जी. अब देखो, अगर ये जो फ्रिक्शन है, इस आदमी पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, वो फ्रिक्शन अगर लेस है, राइट, मतलब जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो ये फ्रिक्शन कफिशिएंट है, मतलब बेसिकली म्यू, इफ म्यू इज लेस देन म्यू डैश, तो इसका मतलब कि ये जो है आदमी पहले फिसल जाएगा एज कंपेयर टू इसके, है ना. और दूसरा, मतलब और दूसरा क्या होना चाहिए? एम बी, मतलब बेसिकली तुम्हारा क्या है, जो कंडीशन है, ये होना चाहिए कि म्यू एम जी शुड बी लेस देन म्यू डैश एम डैश जी. मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स इस पे लग रहा है वो इससे कम होगा, तो ये पहले खिसक जाएगा. मतलब जब वो धक्का लगाने की कोशिश करेगा, आदमी खुद ही फिसल जाएगा, राइट. तो आदमी खुद ही फिसल जाए, इसके लिए उस पे जो फ्रिक्शन फोर्स है वो कम होना चाहिए एज कंपेयर टू म्यू डैश एम डैश जी, तभी वो ये आदमी पहले फिसल जाएगा, राइट. तो म्यू, अब देखो जी और जी कैंसिल हो गया, इसका मतलब म्यू इंटू एम शुड बी लेस देन म्यू डैश एम डैश. तो अगर म्यू भी म्यू डैश से छोटा है एंड एम भी एम डैश से छोटा है, तो द ब्लॉक विल, so the box will certainly not slide,
है ना, बॉक्स तभी स्लाइड नहीं करेगा, है ना, मतलब पक्का स्लाइड नहीं करेगा अगर ये आदमी पे जो फ्रिक्शन लग रहा है, ये ब्लॉक पे जो फ्रिक्शन लग रहा है उससे कम, मतलब आदमी फिसल जाए पहले उसको पुश करने के पहले। तो वो कंडीशन के लिए उस पे जो कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है वो भी बॉक्स के कफिशिएंट फ्रिक्शन से कम होना चाहिए, और मास भी उसका उससे कम होना चाहिए। दोनों मिला के जो म्यू इंटू एम होगा वो भी म्यू डैश एम डैश से कम हो जाएगा, और इस केस में ये बॉडी जो है कभी भी स्लाइड, बॉय जो है कभी भी बॉक्स को स्लाइड नहीं करा पाएगा। तो ऑप्शन ए है इसका आंसर। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. जिन्होंने डाउट पूछा था उनको क्लियर हो गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, 7th क्वेश्चन है, ये 6th क्वेश्चन के डायग्राम पे ही बेस्ड है। तो पहले 6th क्वेश्चन का जो थ्योरी है, मतलब जो क्वेश्चन में दिया हुआ है वो पढ़ लेते हैं, उसके बाद फिर करेंगे। सो कह रहा है अ बॉडी ऑफ मास 2 kg इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन। ठीक है, तो बॉडी का जो मास है m इज इक्वल टू 2 kg है। ठीक है, इज लाइंग ऑन अ रफ इंक्लाइंड प्लेन ऑफ इंक्लिनेशन 30 डिग्री। ये 30 डिग्री हो गया। फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स पैरेलल टू द इंक्लाइन needed to make the block move up the incline, down the incline, coefficient of static friction mu s is equal to 0.2। रिपीट पार्ट ए ऑफ प्रॉब्लम, डाउट 7th वाले में था तो हम लोग 7th ही करेंगे। इफ पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली, मतलब जो हम लोग पुश लगा रहे हैं ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में लगा रहे हैं, तो इस डायरेक्शन में लगा रहे हैं। ठीक है, सो पुश जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में एफ है। सो इफ द पुश इज अप्लाइड हॉरिजॉन्टली एंड नॉट पैरेलल टू द इंक्लाइन, तो हम लोग को निकालना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स जिससे कि ये इट मूव्स अप द इंक्लाइन। ठीक है, सो अब देखो इस एफ का दो कंपोनेंट होगा, एक इधर होगा दूसरा इधर होगा। तो अगर ये 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स। ये हो गया एफ कॉस 30 डिग्री और इधर हमें मिल गया एफ साइन 30 डिग्री। उसके अलावा जो वेट है एम जी, उसके दो कंपोनेंट होंगे, एक इधर होता है एम जी कॉस 30 डिग्री और एक जो डाउन द इंक्लाइन होगा वो होगा एम जी साइन 30 डिग्री। नॉर्मल रिएक्शन इधर हो गया एन, इसका टेंडेंसी ऊपर जाने का है तो फ्रिक्शन फोर्स नीचे की तरफ लगेगा एफ एस। ठीक है, हमें निकालना है कि मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एफ का वैल्यू सो दैट इट मूव्स अप द इंक्लाइन। तो मूवमेंट हो रहा है ना, इसका मतलब ये जो एफ का वैल्यू है, राइट, जो ऊपर वाला फोर्स है, ऊपर वाला फोर्स क्या है, एफ कॉस 30 डिग्री शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू, ऊपर मूव कराने के लिए should be greater and equal to your mg sin 30 degree plus friction force। है ना, नीचे जो फोर्स लग रहा है mg sin 30 और फ्रिक्शन फोर्स, उन दोनों से बड़ा हमारा ऊपर वाला फोर्स होना चाहिए। अब इसको सॉल्व करोगे तो f cos of 30 डिग्री should be greater and equal to mg sin 30 degree plus friction force is mu s into n। So f cos 30 degree should be greater and equal to mg sin 30 mu s into n के जगह आप देखो नॉर्मल रिएक्शन n किसके बराबर है, f sin 30 डिग्री प्लस mg cos 30 डिग्री। तो जो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस है ना, उनको हम लोग जो जो इंक्लाइन के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्सेस है उनको इक्वेट कर देंगे, क्योंकि परपेंडिकुलर डायरेक्शन में कोई मूवमेंट हो नहीं रहा है। तो म्यू एस इंटू एन की जगह हम लोग का आ जाएगा म्यू एस इंटू एफ साइन 30
प्लस mg cos 30। अब देखो ये f वाले टर्म को इस तरफ लेके आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, f cos 30 माइनस म्यू एस f sin 30 is greater and equal to mg sin 30 plus mu s mg cos 30। f कॉमन ले लो, cos 30 मतलब √3/2 माइनस म्यू एस का वैल्यू 0.2 sin 30 1/2 शुड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू mg को कॉमन ले लो मतलब 2 into 10 और sin 30 मतलब 0.5 प्लस म्यू एस कॉस 30, म्यू एस का वैल्यू 0.2 इंटू √3/2। सो दिस इज f। अब ये इसको कैंसिल करेंगे 0.1 हो गया, √3/2 है ना, √3/2 इज 0.865 minus 0.1 is greater and equal to 20 into 0.5, इसको कैंसिल करोगे 0.1 आ गया इंटू √3 0.173। ठीक है, f is greater and equal to 0.5 into 0.173 20 into 0.673 divided by 0.765। इसको सॉल्व कर लेंगे तो f is greater and equal to 17.59 न्यूटन। ठीक है, सो यही हम लोग को निकालना था बेसिकली। क्लियर है बच्चों? वाले का आंसर 17.5 मीटर। समझ आ गया सबको? Yes, sir. इस बीच में अगर किसी और बच्चे का कोई डाउट है जो नहीं हम कवर कर रहे हैं, हमको बताते जाना है कि सर ये क्वेश्चन में भी डाउट है, उसको भी ले लेंगे। ठीक है, दोबारा फिर इस पे रिविजिट नहीं करेंगे, इसीलिए जो डाउट है, अगर तुम्हारा 1st से 7th तक के बीच में कोई डाउट है अभी तो वो पूछ लो। 7th के बाद हम लोग नेक्स्ट डाउट पे जा रहे हैं जो कि क्वेश्चन नंबर 8 था। So in a children park an inclined plane is constructed। तो कुछ inclined plane इस तरीके का है, फिगर बनाना भूल गया। सो ये इस तरह से है। ठीक है, हाँ, तो ये जो पोर्शन है ना, इस पोर्शन में इसका जो इंक्लिनेशन है वो 45 डिग्री है। इन अ चिल्ड्रन पार्क एन इंक्लाइन प्लेन इज कंस्ट्रक्टेड विद एन इंक्लिनेशन ऑफ 45 डिग्री इन द मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट मतलब यहां से लेके यहां तक, इस मिडिल पार्ट में उसका इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। Find the acceleration of a boy sliding on it if the friction coefficient between the cloth of the boy and the incline is 0.6, mu is equal to 0.6 and g is equal to 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो अब इस पे जो फोर्स लगेगा नीचे की तरफ mg लगेगा, इस डायरेक्शन में mg cos ऑफ 45 और एक फोर्स जो इधर ड्राइविंग फोर्स है mg sin ऑफ 45 डिग्री, और ऊपर के तरफ जो फ्रिक्शन F है दिस इज म्यू इंटू एन। ठीक है, तो
जो इसका मान लो एक्सेलरेशन नीचे की तरफ a है, तो सबसे पहले तो n का वैल्यू n इज इक्वल टू mg cos 45 डिग्री, और दूसरा जो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगा mg sin 45 माइनस ऊपर जो फ्रिक्शन फोर्स है fs, दिस इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन है ना। हम लोगों को एक्सेलरेशन a निकालना है। अब ये वैल्यू पुट कर लेंगे, mg sin 45 माइनस फ्रिक्शन फोर्स है म्यू इंटू n इज इक्वल टू ma। n की जगह mg cos 45 डाल देंगे, mg sin 45 माइनस म्यू mg cos 45 इज इक्वल टू ma। मास जो है कैंसिल हो जाएगा, एक्सेलरेशन a इज इक्वल टू g sin 45 डिग्री, g इंटू 1/√2 माइनस म्यू इंटू जी, म्यू 0.6 है इंटू जी cos 45 डिग्री 1/√2 है ना, इज इक्वल टू a। g मतलब 10 होता है ना, g का वैल्यू 10 है, 10/√2 माइनस 0.6 इंटू 10/√2, दिस इज 10/√2 इज 5√2 और 0.6 इंटू 10 6/√2 मतलब 3√2, तो दिस इज इक्वल टू 2√2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये एक्सेलरेशन है। क्लियर है बच्चों? Yes. आ गया सबको समझ? Yes. Yes, sir. Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द एंगल बिटवीन द रिजल्टेंट कॉन्टैक्ट फोर्स एंड द नॉर्मल फोर्स exerted by the body on the other is called angle of friction. Show that if lambda be the angle of friction and mu is the coefficient of static friction, lambda has to be less than equal to tan inverse mu. तो देखो सिंपल है, ये सिंपल कॉन्सेप्ट जो हम लोग का कॉन्टैक्ट फोर्स का जो कॉन्सेप्ट है, तो लेट्स से इसका ब्लॉक का मास m है, तो एक फोर्स mg लगेगा, राइट। और अगर हम लोग एक एक्सटर्नल फोर्स F इधर लगा रहे हैं, तो एक कॉन्टैक्ट फोर्स मतलब सॉरी, ये जो फ्रिक्शन फोर्स Fs है ये इस डायरेक्शन में लगेगा, और जो नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स है इस डायरेक्शन में है, और जो रिजल्टेंट है F और N का जो रिजल्टेंट है, दिस इज रिएक्शन फोर्स, मान लो R कर लेते हैं, और ये जो एंगल बना रहा है ये एंगल लैम्डा बना रहा है, ठीक है। सो if lambda be the angle of friction and mu is the coefficient of static friction, तो इसका जो वैल्यू है Fs is less than equal to mu into n, right। Fs अगर less than equal to mu into n है, मतलब tan lambda is less than equal to mu n by n, ठीक है। ये म्यू एन है, ये एन है, tan थीटा क्या होता है, दिस बाय दिस, राइट। और परपेंडिकुलर बाय बेस tan लैम्डा होगा, बट परपेंडिकुलर का वैल्यू तो म्यू एन से लेस एन इक्वल टू होता है, तो सो दिस मीन्स tan लैम्डा, पहले यहाँ पे लिख लो ना, tan लैम्डा इज इक्वल टू एफ एस बाय एन, और एफ एस इज लेस एन इक्वल टू म्यू एन, तो tan लैम्डा इज लेस एन इक्वल टू म्यू एन बाय एन, कैंसिल हो जाएगा, so that means tan lambda is less than equal to mu, or lambda is less than equal to tan inverse of mu, ठीक है। क्लियर है बच्चों? Yes, sir.
नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 18th क्वेश्चन है, figure 66 shows two blocks in contact sliding down an inclined surface of inclination 30 degree. The friction coefficient between the block of mass 2 kg and the incline is mu1. तो यहाँ पे friction coefficient mu1 है, ठीक है, and that between the block of mass 4 kg and incline is mu2. यहाँ पे ये friction coefficient mu2 है, right? Now calculate the acceleration of the 2 kg block if, तो एक तो पहला पार्ट ए पार्ट में क्या होगा, mu1 का जो वैल्यू है दिस इज इक्वल टू 0.2 और mu2 का जो वैल्यू है 0.3। देखो मास भी 4 kg m2 का ज्यादा है, इसको मान लो हम m2 मान लेते हैं, इसको m1 मान लेते हैं, राइट? तो since m2 is greater than m1 and mu2 is greater than mu1, ठीक है बच्चों, तो इसमें कफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन भी ज्यादा है, इसका मास भी ज्यादा है, तो इससे क्या हो जाएगा, mu2 m2g जो फ्रिक्शन यहाँ पे लग रहा है वो इससे ज्यादा लगेगा। तो इसका मतलब कि इसका जो एक्सेलरेशन है, मतलब ये जो इसका जो एक्सेलरेशन है और इसका एक्सेलरेशन, ये दोनों साथ में मूव कर रहे होंगे, है ना, क्योंकि a2 जो एक्सेलरेशन है a1 से कम हो गया, तो ये दोनों साथ में मूव करेंगे। क्लियर है बच्चों? तो बिकॉज ये दोनों साथ में मूव करेगा, इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे एक नॉर्मल कॉन्टैक्ट फोर्स लगेगा इनके बीच में, मतलब ये इसको पुश करेगा और ये इसको वापस पुश करेगा, तो जो कॉन्टैक्ट फोर्स लग रहा है इनके बीच में n लग रहा है, राइट? कॉन्टैक्ट फोर्स इनके बीच में n लग रहा है। लेट्स से हम लोग को एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक निकालना है, राइट, इस क्वेश्चन में। सो मतलब ऊपर वाले का एक्सेलरेशन, तो यहाँ पे तो कॉमन एक्सेलरेशन है, दोनों का एक्सेलरेशन a होगा, राइट? सो a1 इज इक्वल टू a2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a होगा, दोनों का एक्सेलरेशन सेम होगा। तो अब हम लोग को जो एक्सेलरेशन निकालना है, अब हम लोग इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेते हैं, 4 kg वाले का और 2 kg वाले का। तो जब हम लोग 4 kg वाले का फ्री बॉडी डायग्राम बनाएंगे, ठीक है, सो नीचे की तरफ 4g हो गया, एक इस डायरेक्शन में 4g cos 30 हो गया, नॉर्मल रिएक्शन ये n2 हो गया, एक ये जो ऊपर से जो ये ब्लॉक इसको पुश कर रहा है वो n कॉन्टैक्ट फोर्स है, n से पुश कर रहा है, और इसका जो नीचे जो फोर्स लग रहा है तो वो हो गया 4g sin 30 डिग्री, ठीक है, और इस पे जो ऊपर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा है F, F2 इज इक्वल टू mu2 इंटू n2, ठीक। सो अब हम लोग इस पे कैलकुलेट करते हैं वैल्यू। इसका जो इक्वेशन लिखेंगे, अच्छा दूसरे वाले का भी फ्री बॉडी डायग्राम पहले बना लेते हैं, 2 kg वाले का। सो ये था हमारा 4 kg वाला ब्लॉक, अब हम लोग 2 kg वाले के लिए बना रहे हैं। सो 2 kg वाले में सेम 2g इधर, 2g cos 30 इधर, 2g sin 30 इधर, एक कॉन्टैक्ट फोर्स n, ठीक है, और फ्रिक्शन फोर्स ऊपर की तरफ mu1 इंटू, ये मान लो नॉर्मल रिएक्शन n1 है, mu1 इंटू n1 लग रहा है, ठीक है। अब इसमें हम लोग इक्वेशन लिखते हैं पहले, तो जो n2 का जो वैल्यू है ना, n2 का वैल्यू 4g cos 30 के बराबर होगा,
4g cos 30. So 4 into 10 into root 3 by 2. So 40 by 2 20 root 3 हो गया. ये हमारा n2 का वैल्यू हो गया. और जो नीचे जो फोर्स लग रहा है उसमें हम लोग लिखेंगे 4g sin 30 डिग्री माइनस ऑफ प्लस ऑफ नॉर्मल रिएक्शन n माइनस ऑफ μ2 इंटू n2 मतलब 20 रूट 3 इज इक्वल टू 4 इंटू एक्सेलरेशन है. तो मतलब 4g sin 30 प्लस n माइनस μ2 का जो वैल्यू था 0.3 इंटू 20 रूट 3 इज इक्वल टू 4a हो गया. सो वैल्यू पुट कर लो 40 इंटू 1/2 प्लस ऑफ n, ठीक है, माइनस 20 इंटू 0.3 6 रूट 3 इज इक्वल टू 4a. 20 प्लस n माइनस 6 रूट 3 इज इक्वल टू 4a. ये फर्स्ट इक्वेशन हो गया. ठीक है. अब इसका अगर इस पे हम लोग इक्वेशन लिखते हैं दूसरे वाले पे, तो दूसरे वाले पे हमारा होगा यहाँ पे μ1 n1 लग रहा है, राइट, और ये नॉर्मल रिएक्शन ऊपर के तरफ लग रहा है. नीचे जो फोर्स लग रहा है दिस इज 2g sin 30 माइनस ऑफ n माइनस μ1 n1 is equal to 2a. So 20 into 1/2 माइनस n माइनस μ1 का वैल्यू है 0.2. अच्छा, यहाँ n1 इज इक्वल टू 20 cos 30 डिग्री मतलब 20 इंटू रूट 3/2 कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 10 रूट 3 n1 का वैल्यू. तो 0.2 इंटू 10 रूट 3 इज इक्वल टू 2a. सो दिस इज 10 माइनस n माइनस 2 रूट 3 इज इक्वल टू 2a. ठीक है. सो इन दोनों को अब हम लोग सॉल्व कर लेते हैं. So from 1 and 2, 20 plus n minus 6 root 3 is equal to 4a. और दूसरा हो गया हमारा 10 minus n minus 2 root 3 is equal to 2a. ठीक है. प्लस n माइनस n कैंसिल हो जाएगा. 20 प्लस 10 इज 30 माइनस 8 रूट 3 इज इक्वल टू 6 है. ठीक है. सो 30 माइनस 8 रूट 3 16.14 divided by 6 is equal to a. A is equal to 2.69 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर. तो ये जो फर्स्ट वाला है 18th का, तो 2.7 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है. अप्रोक्सीमेटली इसको लिख लो 2.7 मीटर पर सेकेंड. क्लियर बच्चों? Yes. Yes, sir.
अब जब सेकंड पार्ट पे आते हैं एसी के, ये सबको आ गया समझ? Yes, sir. इसी क्वेश्चन के एक सेकंड, हाँ, सो अ ब्लॉक ऑफ मास m, ठीक है, block of mass m is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. Sorry, इसी को पहले सेकंड पार्ट को करना था, आई एम सॉरी। तो इसी में जो b वाला है ये कह रहा है μ1 0.3 है। अब देखो यहाँ पे जो coefficient of friction between block of mass 2 and the incline is μ1, तो ये μ1 है और ये μ2 है। अब देखो यहाँ पे जो μ1 का वैल्यू, सिंस μ1 इज ग्रेटर, देखो μ1 का वैल्यू सेकेंड पार्ट में, बी पार्ट में μ1 का वैल्यू 0.3 है और μ2 का वैल्यू 0.2 है, तो यहाँ फ्रिक्शन कम है, μ1 इज ग्रेटर देन μ2, हेंस बोथ ब्लॉक्स विल मूव इंडिपेंडेंटली। ठीक है, बिना किसी के, दोनों कांटेक्ट में नहीं रहेगा, ये इसमें फ्रिक्शन कम है तो ये ज्यादा एक्सेलरेशन से मूव करेगा, इसका एक्सेलरेशन कम है, विल मूव इंडिपेंडेंटली एंड 4 kg ब्लॉक विल मूव with greater acceleration as compared to 2 kg block। ठीक है, so 4 kg block will move with a greater acceleration as compared to 2 kg block। अब कह रहा है कैलकुलेट द एक्सेलरेशन ऑफ द 2 kg ब्लॉक इफ म्यू। हाँ, तो अब हम लोग को 2 kg ब्लॉक का एक्सेलरेशन निकालना है इसका, तो बिकॉज दोनों अब अलग अलग मूव करेंगे तो दोनों के मूवमेंट में कोई रिलेशन नहीं है, ये 2 kg वाला अलग मूव करेगा, 4 kg वाला अलग मूव करेगा, राइट। अब लेट्स से इस 2 kg ब्लॉक का समझें, इस पे 2g नीचे इधर लग रहा है, इस तरफ फोर्स एक 2g sin 30 लगेगा, यहाँ पे फोर्स 2g cos 30 लगेगा, फ्रिक्शन फोर्स μ1 n1 लग रहा है और ये n1 हो गया, तो इसमें देखो n1 इज इक्वल टू 2g cos 30 20 इंटू √3/2 10√3 हो गया n1 का वैल्यू। ठीक है, और जो नीचे इंक्लाइन के अलॉन्ग जो फोर्स लग रहा है 2g sin 30 माइनस μ1 n1, μ1 इंटू n1 इज इक्वल टू m1 इंटू a, इसका जो एक्सेलरेशन a1 है मान लो। सो अब हम लोग इसमें वैल्यूज पुट कर लो, 20 इंटू 1/2, μ1 का वैल्यू दे रखा है 0.3 इंटू n1 10√3 इज इक्वल टू m1 मास जो है दिस इज 2 इंटू a1, देखो 10 माइनस 3√3 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन a1। ठीक है, सो 10 माइनस 3√3 divided by 2, so a1 is equal to 2.4 meter per second square। क्लियर बच्चों? Yes, sir. Sir.
Yes, sir. अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है ब्लॉक ऑफ मास m इज केप्ट ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल सरफेस। So block of mass m is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. यहाँ पे coefficient of static friction between block and the surface is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. ठीक है, एक हम लोग force लगा रहे हैं. What minimum force is needed to slide the block? हम लोग को बताना है कि क्या minimum force लगेगा to slide the block. In which direction should the force act? मान लो ये force कहीं F इस डायरेक्शन में लग रहा है, थीटा हॉरिजॉन्टल से बनाता हूं, तो ये क्या हो जाएगा, F cos थीटा हो जाएगा, और ये जो है F sin थीटा हो जाएगा। I'm sorry, F sin थीटा हो जाएगा। एक फोर्स mg नीचे की तरफ है, नॉर्मल रिएक्शन n है, और फ्रिक्शन फोर्स म्यू इंटू n, ठीक है। So block of mass m is kept on a rough horizontal surface. The coefficient of static friction between the block and the surface is mu. The block is to be pulled by applying a force to it. What minimum force is needed to slide the block? In which direction should this force act? तो ये मैक्सिमा मिनिमा का क्वेश्चन है, थोड़ा सा मैथमेटिक्स भी इन्वॉल्व होगा इसमें, जहाँ पे कि हम लोग मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए डिफरेंशिएट करके जीरो से इक्वेट करते हैं और थीटा का वैल्यू निकालते हैं कि किस डायरेक्शन में अगर हम पुल करेंगे तो मिनिमम जो है इस पे फोर्स लगाना पड़ेगा। What minimum force is needed and in which direction should this force act? तो अब देखो इसका अगर हम लोग इक्वेशन लिखें तो नॉर्मल रिएक्शन n प्लस वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग इक्वेशन लिखें n प्लस एफ साइन थीटा इज इक्वल टू mg, ठीक है। सो इससे हमारा जो वैल्यू है n इज इक्वल टू mg minus f sin theta, mg minus f sin theta, first equation, right? और मिनिमम फोर्स नीडेड टू स्लाइड द ब्लॉक, उस समय ये जो f cos थीटा है ये फ्रिक्शन के बराबर होगा, ठीक है। f cos थीटा जब ये जस्ट मूव करने वाला होगा तो f cos थीटा फ्रिक्शन के बराबर होगा, म्यू n के बराबर होगा, और f cos थीटा इज इक्वल टू म्यू इंटू mg माइनस f sin थीटा, ये सेकेंड फोर्स, सेकेंड रिएक्शन हो। सो अब हम लोग यहाँ पे जो वैल्यू f वाला को कंपोनेंट को इधर ले जाओ तो f cos थीटा प्लस म्यू f sin थीटा इज म्यू mg, f इज इक्वल टू म्यू mg डिवाइडेड बाय cos थीटा प्लस म्यू sin थीटा, ठीक है। अब देखो फॉर f टू बी मिनिमम, फोर्स को मिनिमम होने के लिए ये समझो कोई भी अगर एक रैशनल फंक्शन है इसको मिनिमम करना है तो डिनोमिनेटर को मैक्सिमम करना होगा। फॉर f टू बी मिनिमम जो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है हैज टू बी मैक्सिमम। भाई इसको f को मिनिमाइज करना है तो जो डिनोमिनेटर जितना ज्यादा होगा f का वैल्यू उतना कम होगा। ये क्लियर है सबको? यस सर। अगर फोर्स को मिनिमम करना है तो जो मान लो ये एक
रैशनल फंक्शन है जिसमें न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों है, डिनोमिनेटर जितना बड़ा होगा, है ना, जितने बड़े नंबर से डिवाइड करोगे तो ओवरऑल एफ का वैल्यू उतना कम होगा। तो कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को मैक्सिमम होना होगा, हैज टू बी मैक्सिमम। अब cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा को मैक्सिमम होना है तो तुम क्या करो ना, y इज इक्वल टू ले लो cos थीटा प्लस म्यू साइन थीटा, इसको डिफरेंशिएट कर लो, dy अपॉन डी थीटा इज इक्वल टू 0 फॉर y टू बी कोई भी एक्सट्रीम केस, चाहे मैक्सिमा हो या मिनिमा हो, दोनों केस में डिफरेंशिएट करके उसको 0 से इक्वेट कर दें। dy बाई डी थीटा, कॉस थीटा का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन थीटा, प्लस म्यू कांस्टेंट है, साइन थीटा का डिफरेंशिएशन है कॉस थीटा इज इक्वल टू 0। तो मतलब म्यू कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा हो गया। तो अब इसका मतलब म्यू इज इक्वल टू टेन थीटा हो गया, है ना। तो म्यू का वैल्यू टेन थीटा के बराबर हो गया, कब? जब एफ को मिनिमम होना है, तब फोर्स को मिनिमम होना है तो म्यू का वैल्यू टेन थीटा के बराबर होगा। ठीक है, अब म्यू का वैल्यू टेन थीटा निकल गया, हमारा एफ का जो वैल्यू है, ठीक है, अब जो हमारा एफ का वैल्यू है म्यू एम जी बाई कॉस थीटा प्लस म्यू साइन थीटा है, इसको तुम क्या करो ना, पूरा ऊपर नीचे डिवाइड कर लो, राइट। अगर हम लोग ऊपर नीचे कॉस से डिवाइड कर लेते हैं तो इसको हम लोग लिख सकते हैं म्यू एम जी डिवाइडेड बाई कॉस थीटा बाई कॉस थीटा 1 हो गया, प्लस म्यू टाइम साइन थीटा बाई कॉस थीटा टेन थीटा हो गया। हम लोग इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि यहाँ पे देखो टेन थीटा का वैल्यू आया है ना, तो इसको टेन के टर्म्स में हम कन्वर्ट कर दे रहे। तो जो एफ का जो मिनिमम वैल्यू है, एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी सेक थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा। ठीक है, अब यहाँ पे सेक थीटा के जगह हम लोग लिख सकते हैं रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। So F minimum is equal to म्यू एम जी सेक थीटा का रूट अंडर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू टेन थीटा हो गया। इसके बाद यहाँ पे लिख रहे हैं, जगह नहीं था, आई एम सॉरी। तो अब टेन थीटा की जगह ना म्यू पुट कर देंगे, क्योंकि मिनिमम के लिए तो टेन थीटा का वैल्यू म्यू के बराबर होना चाहिए, ये कंडीशन है। टेन थीटा की जगह म्यू पुट कर दोगे तो मिनिमम जो हमारा वैल्यू है यहाँ पे, एफ मिनिमम इज इक्वल टू म्यू एम जी रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर बाय 1 प्लस म्यू इंटू टेन थीटा म्यू है तो 1 प्लस म्यू स्क्वायर के बराबर। इसको और इसको कैंसिल करेंगे तो यहाँ पे बस एक रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर बच जाएगा। सो जो मिनिमम वैल्यू ऑफ फोर्स है, दिस इज म्यू एम जी डिवाइडेड बाय रूट अंडर 1 प्लस म्यू स्क्वायर। ये हमारा मिनिमम फोर्स का वैल्यू हो गया। और डायरेक्शन इसका दे रखा है, थीटा इज tan इनवर्स म्यू विद द हॉरिजॉन्टल। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आ गया सबको समझ? Yes, sir. नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21st क्वेश्चन है। अब यहाँ पे द फ्रिक्शन कोएफिशिएंट बिटवीन द बोर्ड एंड द फ्लोर शोन इन द फिगर इज म्यू। यहाँ पे फ्रिक्शन कोएफिशिएंट इस सरफेस पे म्यू है। फाइंड द मैक्सिमम फोर्स दैट द मैन कैन एक्सर्ट ऑन द रोप so that the board does not slip on the floor।
तो क्या मैक्सिमम फोर्स लगाएगा रोप पे? रोप पे जितना फोर्स लगाएगा रोप भी इस पे उतना ही फोर्स लगाएगा टी, राइट? कितना फोर्स ये रोप पे लगाएगा, है ना, यहाँ पे भी टेंशन टी आ जाएगा, जिससे कि बोर्ड डज नॉट स्लिप ऑन द फ्लोर। अब देखिए समझिए, यहाँ पे अगर हम लोग बात करें बोर्ड पे, ठीक है, अब अगर इसको पूरे को एक सिस्टम मान लेते हैं तो भी कर सकते हैं, या इन दोनों को अलग अलग माने तो भी कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर हम लोग साथ में मान लें तो इट विल बी इजियर, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ेगा। अब देखो इस पे ऊपर के तरफ टेंशन टी लग रहा है, ठीक है, इधर एक टेंशन टी लग रहा है। टोटल फोर्स जो इस दोनों का दो टोटल मास जो है वेट, वो कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम जी लग रहा है। फ्रिक्शन फोर्स यहाँ पे, बिकॉज इसका जब इसको खींचेगा, है ना, ये जब इसको खींचेगा तो ये इधर पुल होगा, एक्सेलरेशन इधर, मतलब मूवमेंट इधर होगा, तो फ्रिक्शन पीछे की तरफ लगेगा। नॉर्मल रिएक्शन एक एन इधर है, यहाँ पे जो फ्रिक्शन फोर्स होगा दैट इज म्यू इंटू एन, लिमिटिंग फ्रिक्शन जो होगा, ठीक है। जस्ट अबाउट टू मूव वाला केस लेना, मैक्सिमम फोर्स हम लोग देख रहे हैं, तो मैक्सिमम फोर्स के समय टी जो है म्यू एन के बराबर होगा, राइट। सो T इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन, पहला, है ना। इसको अगर मूव नहीं करना, जितना फोर्स लेफ्ट में लग रहा है उतना ही राइट में लग रहा है। उसके अलावा वर्टिकल डायरेक्शन में अगर हम लोग देखें, एन प्लस टी इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, राइट। तो इससे हमारा n इज इक्वल टू कैपिटल एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी माइनस ऑफ टेंशन टी, और ये सेकेंड फ्रॉम वन इन टू को कंबाइन कर दो, वन इन टू को कंबाइन करेंगे तो टी का वैल्यू यहाँ से सब्स्टिट्यूट कर देंगे हम लोगों को, बेसिकली एन का वैल्यू इसमें डाल दो, तो टी इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एन के जगह डाल देंगे एम प्लस एम इंटू जी माइनस ऑफ टी। इसको सॉल्व करते हैं, t इज इक्वल टू म्यू एस इंटू एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी माइनस म्यू एस इंटू टी, इधर ले, और t 1 प्लस म्यू एस इंटू एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी, ठीक है। तो यहाँ पे तो म्यू ही दे रखा है स्टैटिक फ्रिक्शन, तो तुम म्यू ही ले लो, म्यू एस लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो जो t का वैल्यू होना होगा मैक्सिमम फोर्स, म्यू एम प्लस स्मॉल एम इंटू जी डिवाइडेड बाय 1 प्लस म्यू, तो ये फोर्स लगाना होगा। क्लियर है बच्चों? Yes, sir. Yes, sir. आप लोग सर्कुलर मोशन वाला क्वेश्चन कर रहे हैं, कहां तक पहुंचे? कुछ शुरू किया है या फिर अभी शुरू ही नहीं किया है? हाँ बच्चों, गुप्त शांति छा गई, मतलब कि कोई कुछ नहीं किया है, नहीं? हम्म। ये सब डाउट क्लियरिंग सेशन का तो मतलब तभी बनेगा जब आप मेहनत करेंगे ना, मेरे मेहनत करने से क्या होगा? हम्म? सो ये 27th क्वेश्चन है, a block of mass m slips on a rough horizontal table। तो हमारे पास एक ब्लॉक है मास m का, इट स्लिप्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल अंडर द एक्शन ऑफ हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाइड टू इट, राइट। द कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द ब्लॉक एंड द टेबल इज म्यू। अच्छा, ये इसका डायग्राम नहीं है, सॉरी।
ये इसका डायग्राम नहीं है ना, इसका अलग डायग्राम होगा. सो ब्लॉक ऑफ मास m स्लाइड्स ऑन अ रफ हॉरिजॉन्टल टेबल. ठीक है. ये पूरा एक टेबल है. सो इसके ऊपर एक ब्लॉक है. कह रहा ब्लॉक ऑफ मास m slips on a rough horizontal table. So this block of mass m slips on a rough horizontal table under the action of horizontal force applied to it. तो इस पे एक हम लोग फोर्स लगा रहे हैं. ठीक है. Action of horizontal force applied on it. The coefficient of friction between the block and the table is mu. यहाँ पे coefficient of friction mu है, तो ये friction force इसको अपोज करेगा, राइट. mu into, ठीक है, n. ये मान लो एक mg इधर लगा, n इधर है, तो mu into n एक फ्रिक्शन फोर्स इस डायरेक्शन में लगेगा. तो ब्लॉक इस पे फ्रिक्शन लगाएगा पीछे के तरफ, और ये टेबल ग्राउंड पे जो टेबल पे जो फोर्स लगेगा, है ना, ग्राउंड के वजह से, तो बेसिकली ये म्यू एन है ना. इसका जो टेंडेंसी होगा, फाइंड द टोटल फ्रिक्शन अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल. ठीक है. तो जो फ्रिक्शन है, ये देखो इसका टेंडेंसी क्या होगा, ये इसको इधर खींच रहे हैं, तो इसका भी टेंडेंसी होगा इसको साथ में लेके मूव करने का, है ना. ये इस पे आगे के तरफ फोर्स लगा रहा. अब अगर हम टेबल की का फ्री बॉडी डायग्राम बनाए, टेबल का फ्री बॉडी डायग्राम देखो, ये जो फ्रिक्शन फोर्स ब्लॉक पे जो टेबल लगा रहा है पीछे के तरफ, तो ब्लॉक टेबल के पास जो फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा आगे के तरफ लगाएगा म्यू एन, राइट. अब इस पे जो फ्रिक्शन, तो इनके जो लेग्स हैं, इनके लेग्स पे जो फ्रिक्शन लगेगा वो पीछे के तरफ लगेगा, क्योंकि ये जो ब्लॉक इसके ऊपर फोर्स लगा रहा है, फ्रिक्शन फोर्स आगे के तरफ लगा रहा है, तो इस पे एक फ्रिक्शन फोर्स पीछे के तरफ लगेगा इनके लेग्स पे, जो कि इसको मूव करने से अपोज करेगा. ये क्लियर है सबको कॉन्सेप्ट? सबसे पहले ब्लॉक Yes, sir. टेबल पे फोर्स, जो Yes, sir. ब्लॉक पे फोर्स लगा रहे हैं राइट के तरफ, तो फ्रिक्शन फोर्स जो टेबल ब्लॉक के पे लगाएगा वो पीछे की तरफ लगाएगा, उसको अपोज करेगा मूव करने से. और ब्लॉक जो टेबल पे फ्रिक्शन, बिकॉज फ्रिक्शन फोर्स एक्शन रिएक्शन पेयर बनाता है, तो जो ब्लॉक पे अगर पीछे लगेगा फ्रिक्शन, तो टेबल पे फ्रिक्शन आगे लगेगा, क्योंकि टेबल साथ में मूव करना चाहेगा आगे की तरफ, है ना, जो नॉर्मल कंडीशन में होता है. बट टेबल के जो लेग्स हैं उस पे जो फ्लोर है वो फ्रिक्शन लगाएगा पीछे की तरफ. अब फाइंड द टोटल फ्रिक्शनल फोर्स अप्लाइड बाय द फ्लोर ऑन द लेग्स ऑफ द टेबल. तो जितना ये म्यू एन है उतना ही इधर लगेगा, तभी मूव नहीं कर रहा है. टेबल डज नॉट मूव ऑन द फ्लोर. इसका मतलब जो ये फ्रिक्शन फोर्स एफ फ्लोर लगा रहा है टेबल के लेग्स पे, दैट इज इक्वल टू म्यू इनटू एन, तभी ये मूव नहीं करेगा. ठीक है. तो फ्लोर म्यू इनटू एन हो गया, एन का वैल्यू mg है, राइट. तो ये क्या हो गया, म्यू mg के बराबर हो गया. तो ये जो फ्लोर जो फ्रिक्शन फोर्स लगा रहा है, दैट इज इक्वल टू म्यू mg. क्लियर है बच्चों? ठीक है. मेरे ख्याल से 2 क्वेश्चन और रह गया, वो हम लोग कल के क्लास में ले लेंगे. तुम लोग को अगर डाउट होगा, प्लीज, अभी भी बोल रहा हूँ कि सर्कुलर मोशन के डाउट्स भेजो. आज रात तक भी भेजोगे तो कल सुबह हम उसको डिस्कस कर सकते हैं. ठीक है. सुबह भी भेज दोगे तो भी डिस्कस कर लेंगे. 1 घंटे पहले भेजोगे तो उसको फिर पीपीटी बनाना पड़ता है फोटोग्राफ्स लेके, जिससे बाकी बच्चों को अच्छे से समझ में आ सके. तो 1 घंटे पहले तक भी भेज दोगे, 7 बजे तक भी, 7:30 बजे तक सुबह, जो भी क्वेश्चन भेजोगे, मान लो 8-10 क्वेश्चन भी भेजते हो, तो वो क्वेश्चन और ये 2 क्वेश्चन डिस्कस करके वील कंप्लीट दिस थिंग, एंड देन वी कैन स्टार्ट विथ वर्क एनर्जी एंड पावर. ठीक है बच्चों?
जगो रात में, थोड़ा मेहनत करो, बस आराम करने से कुछ नहीं होगा। चलो विल स्टॉप हियर फॉर द डे, और इसके आगे हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे।